हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बोध कोचिंग क्लासेस के चैप्टर नंबर पहले में। हम फिजिक्स में थे, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं। हमारा लेक्चर चौथा है। अगले पिछले लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि अब कूलॉम्स लॉ जो है हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। कूलॉम्स लॉ में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि भाई ये जो साइंटिस्ट हैं कूलॉम्स, इन्होंने ये लॉ बनाया क्यों या इसकी क्या ज़रूरतें आन पड़ी। तो हुआ क्या कि हमने पहले बेसिक चार्ज की जो भी डिफिनीशंस थी वो पढ़ा हमने, कंडक्टर, इंसुलेटर, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज जो है वो इंटीजर के मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे आपने पढ़ा था Q इक्वल टू एनी, यानी स्मॉलेस्ट चार्ज का कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है नहीं किसी भी मटेरियल में, मैटर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो किसमें होंगे, मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में चार्ज एग्जिस्ट करता है किसी भी मैटर में। मतलब जनरली ये मार्कर ही है। इसमें क्या है कि ये जिस मैटर से बना है इसमें कई सारे एटम हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स ही जो है चार्ज को कैरी किए हुए हैं, यानी मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो ये हो गया रिवीजन हल्का सा। अब उसके बाद आते हैं ये कूलॉम्स। अब एनसीईआरटी आप लोग अपने सामने खोल लीजिए, मैंने भी खोल रखी है। हमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उसका एकदम डीपली एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना है। तो कूलॉम्स लॉ में सबसे पहली बात तो ये जाती है डेफिनेशन। हालांकि ये डेफिनेशन मैं अभी समझा दे रहा हूँ, बट ये अभी हम लोग फार्मूला जब डेराइव करेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, 2-3 लाइन में डेराइव हो जाएगा, उसके बाद ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो कूलॉम लॉ ने जो बोला है वो पहले देख लेते हैं कि इट वेरीड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब ऐसे जनरली तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। हालांकि धीरे धीरे इसका मतलब समझेंगे, ट्रांसलेट करके मतलब तो समझ में आ जाएगा। लेकिन है क्या कि कूलॉम्स जो साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, फोर्स के बारे में देखा कि जो किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल, कोई मैटर है या कोई बॉडी है, किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स निकालने के लिए इन्होंने इक्वेशन बनाई। हुआ क्या कि चलिए मान लीजिए हम ये दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ए है ये बी है। तो इंटरैक्शन, जैसा कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, ग्रेविटी में क्या होता था कि भाई हमारी अर्थ थी, कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो वही अब क्या है कि ये अर्थ का और इस मैटर से क्या रिलेशन है, इसके बारे में पढ़ा गया। या जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर चीज में लगता है। अर्थ पे ही दो ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ पे हम और आप खड़े हैं, हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन है वही देख रहे थे हम ग्रेविटेशनल फोर्स में। उसी तरीके से किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या फोर्स का रिलेशन है। कूलॉम ने जनरली केवल फोर्स के लिए ये चीजें की कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स का रिलेशन होता है, किस थ्योरम से या किस इक्वेशन के थ्रू जो है हम फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, उन्होंने इस चीज की जानकारी निकाली। तो उन्होंने एक ये क्या दिया, एनसीईआरटी में इसको कहा गया है क्वांटिटिव स्टेटमेंट। पहली ही लाइन जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो उसमें लिखा है कि जो कूलॉम लॉ है वो क्वांटिटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये क्वांटिटी निकालने के लिए ही किया गया है। क्वांटिटी क्या, किस चीज की, फोर्स की। भाई फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है, इसीलिए इसको हमने बनाया है फोर्स। मतलब कूलॉम सर ने ये दिया है। तो हम ये देखते हैं कि ये कैसे है, इसका एक हमें कुछ चीजें मतलब माननी पड़ेंगी, एक तरीके से सेल्फ अंडरस्टूड होनी चाहिए। कि जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये दो ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े अगर हैं, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि कूलॉम्स लॉ जनरली वैलिड तो होता है, लेकिन इजीली डिफाइंड जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉइंट चार्ज अब क्या होता है, पॉइंट चार्ज का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, पॉइंट होना चाहिए, छोटे से जगह में छोटे से पॉइंट में चार्ज होना चाहिए। तो अब कहेंगे कि तब तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसमें तो हम फोर्स निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि कूलॉम ने तो पॉइंट चार्ज के रूप में दिया है। तो जी नहीं, कूलॉम ने पॉइंट चार्ज बोला है वो रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म ऐसे है कि जब ये जो दूरी देखिए आप, ये जो डिस्टेंस है, ये दो ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 मीटर है। दो चार्ज पार्टिकल हैं ए और बी, दोनों 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और इनका रेडियस अगर देखते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर है। भाई 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस।
रेडियस 10 सेंटीमीटर है और आर की वैल्यू, इन दोनों के बीच के हम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पोजीशन को हम यहाँ इस चैप्टर में आर बोलेंगे, हर जगह ही बोलते हैं, तो आर बोल दे रहे हैं। यहाँ पे रेडियस है, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको बड़ा आर लिख सकते हैं, जो भी, मतलब समझिए कि बीच की जो दूरी है वो बड़ी है। ये कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यानी 500 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसका क्या है, रेडियस है, 500 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी है। तो अब ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये 500 के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा होने की वजह से जब आप कोई चीज देखते हो बहुत दूर खड़ी होती है तो क्या दिखाई देती है, बहुत छोटी सी पॉइंट साइज। तो इसमें भी जो पॉइंट चार्ज बोला गया है ना, वो इसी चीज के थ्रू बोला गया है कि भाई जो बहुत छोटा, बहुत लंबी डिस्टेंस पे अगर दो चार्ज रखे हुए हैं तो थोड़े बड़े भी साइज में है वो, तो उनको हम सेंटर पे मान लेंगे, पॉइंट चार्ज मान लेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली जो है वो बीच के डिस्टेंस से काफी छोटा है ये कंपैरेटिवली, जो रेडियस है चार्ज का। तो हम ये, अगर आप चार्ज, भाई जनरली किसी भी, ये मान लीजिए मेटल बॉल है, ये कोई भी बॉल है मेटल की मान लीजिए है, तो अब इस पे हम जब चार्ज देते हैं तो चार्ज तो इसके सरफेस पे आ जाता है। हम सब पढ़ेंगे इसके बारे में, अगर नहीं पता है आपको तो, या अगर पता है तो ये होता है कि जब हम किसी भी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो ये चार्ज क्या करता है, ऊपर आके ऐसे बैठ जाता है सरफेस पे। तो अब सरफेस पे, अब लेकिन अब चूंकि दूसरा बॉल यहाँ है, ये बहुत लंबी दूरी है, ये बहुत लंबी दूरी है, तो ये क्या है कि अगर आप कंपेरेटिवली देखेंगे तो ये जो रेडियस है ये बहुत छोटा है इस डिस्टेंस से, बीच वाली डिस्टेंस से, तो इसको हम सारे चार्ज को मान लेंगे कि ये पॉइंट पे है। बस यही मेन कंसेप्ट है इसमें कि ये जो कूलाम लॉ है ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो हम पॉइंट चार्ज तो है ही, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ये सब जो है पॉइंट चार्ज तो हैं ही, लेकिन अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, मेटल बॉडी, मैटर है किसी बॉडी पे, तो उसको भी हम कंपैरिजन में देख सकते हैं कि पॉइंट चार्ज बनने लायक है कि नहीं। तो ठीक, ये बात समझ में आ गई पॉइंट चार्ज की बात। पहला चीज क्या था कि क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बोला गया है एनसीईआरटी में कूलाम लॉ को, और दूसरी बात बोला गया कि ये वैलिड है किसके लिए, भाई पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो कूलाम सर ने किया क्या, आगे देखते हैं। उन्होंने क्या किया कि ये कूलाम ने एक टॉर्जन बैलेंस का यूज किया। टॉर्जन बैलेंस, आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, टॉर्जन बैलेंस। अब ये टॉर्जन बैलेंस क्या होता है, टॉर्जन बैलेंस जो है, मेजरिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्ज मेटालिक स्फीयर। अब इसमें क्या है कि दो मेटालिक स्फीयर लिए उन्होंने, दो मेटालिक स्फीयर मतलब बना लेते हैं हम यहाँ पे, एक मेटालिक स्फीयर ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं। तो ये जनरली क्या है ना कि ये कंपैरेटिव स्टडी की गई है। जो फोर्स, मतलब अभी हम जो इक्वेशन निकालेंगे वो इक्वेशन एक्चुअली आई कहाँ से, वो कंपैरेटिव स्टडी की गई। कैसे कंपैरेटिव स्टडी की गई, जरा देखिएगा। ये चार्ज, ये कोई भी मान लीजिए चार्ज्ड स्फीयर है, ये क्या है, चार्ज्ड है। कोई भी चार्ज इस पे, हमें नहीं पता था, कूलाम को ये बात नहीं पता है कि कितना चार्ज है इस पे। मान लीजिए इस पे क्या चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब ये क्यू चार्ज का जो स्फीयर है, इसको क्या किए, ये न्यूट्रल है, ये वाला, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्फीयर है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, यानी चार्ज इस पे क्या है, चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू इस पे 0 है। इसको क्या किया इन्होंने, इस पे टच कराया। पहला वाला जो स्फीयर है उस पे चार्ज क्यू है, दूसरा वाला क्या है, डिस्चार्ज है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा कि इसमें जब भी, जैसे ही आप इस पे इन्होंने टच कराया तो ये जो क्यू चार्ज है वो हाफ हाफ डिवाइड हो गया। सेम साइज का स्फीयर लिया दोनों ने, दोनों सेम साइज का स्फीयर है, इस पे लिख देते हैं अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो, सेम साइज स्फीयर, सेम साइज स्फीयर लिए। ये क्या है, चार्ज है, ये Q इक्वल टू 0 है, यहाँ पे, यहाँ पे डिस्चार्ज है, ये इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो अभी जैसे ही इस पे टच करा कर इसको दूर हटाया तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों अगर टच कराने के बाद देखते हैं तो यहाँ पे चार्ज बचेगा Q/2 और यहाँ पे भी बचेगा Q/2। ठीक है, Q/2 बचा। तो अब आप देखिए कि पहले Q चार्ज था, फिर दोबारा Q/2 आ गया। अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे आप, पहले Q/2 के, ये जो फोर्स आया इसको नोट कर लिया टॉर्जन बैलेंस पे। टॉर्जन बैलेंस में क्या होता है कि वो इस तरीके से, मान लीजिए ये यहाँ पे है,
ये ऐसे है, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा दोनों स्फीयर के बीच में। अब फिर उन्होंने क्या किया कि ये Q/2 वाला जो स्फीयर है इसको किनारे रखा, और फिर दूसरा Q=0 वाला सेम साइज का, यहां पे देखिए ये स्फीयर नंबर 1 था, A था, B था, अब ये यहां पे A है, ये B है। हुआ क्या कि जब Q/2 चार्ज डिवाइड हो गया तो अब A वाले को यहां रखा इन्होंने, अब C ले आए, सेम डिस्चार्ज यानी कि जिसपे 0 चार्ज हो वैसा ही स्फीयर उन्होंने तीसरा लाया और इस Q/2 में क्या किया, इसको टच कराया। तो अब क्या रिजल्ट आएगा, अब ये हो जाएगा Q/4। तो इस वाली कंडीशन पे क्या है, इस वाली कंडीशन पे देखेंगे तो ये Q/2 चार्ज है, इन दोनों के बीच का फोर्स अलग होगा कुछ। और इस वाली कंडीशन पे आप अगर देखेंगे तो इस वाली कंडीशन में यहाँ पे Q/4 हो जाएगा और ये Q/4 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा कुछ अलग होगा। तो इन्हीं दोनों के इंटरेक्शन को इन्होंने क्या किया, कंपेयर किया, इन्हीं दोनों के इंटरेक्शन को कंपेयर किया, और कंपेयर करने पे कुछ रिजल्ट्स आए। हमें उस रिजल्ट्स के बारे में ध्यान देना, जनरली ये चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाती हैं, बट एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में लिखा है तो मैंने इसे समझा दिया। अब जिस तरीके से हमें पूरा इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई करना है उसको हम देखते हैं। तो जब कूलाम ने ये एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी उनका एनालिसिस था वो इस तरीके से आया कि जो फोर्स दोनों कंपैरिजन करने के बाद Q/2 को कंपेयर किए, फिर Q/4 को कंपेयर किए, तो दोनों को जब कंपेयर करने के बाद देखा उन्होंने तो पहले तो क्या रहा था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था दोनों स्फीयर के। यहां मैं बना लेता हूं, इसको स्फीयर बना लेता हूं Q1, इसको स्फीयर बना लेता हूं Q2, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी को मैं मान लेता हूं r, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये हमने ऐसा सेटअप बनाया। कूलाम ने सेटअप बनाने के बाद पहला इक्वेशन जो फाइंड किया वो क्या निकला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन, मतलब Q1 और Q2 का जो इंटू कर देंगे तो उसके प्रोपोर्शनल आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। और दूसरी बार जब उन्होंने देखा तो फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया r² के, यानी उन दोनों के बीच की दूरी। आप देखिए वही डिफिनीशन लिखी गई है, ये डिफिनीशन जो है यहीं पे, इट वेरीड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कैसे वेरी कर रहा है, वेरीड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है, उसका इनवर्सली स्क्वायर करिए, इनवर्स मतलब 1/r किए, उसका स्क्वायर किए 1/r², उसके बाद एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, अभी हमने कभी भी चार्ज के पॉजिटिव नेगेटिव होने की बात नहीं की, उसकी बात तो हम करेंगे जब डायरेक्शन देखने की जरूरत आएगी, लेकिन अभी देख रहे हैं कि वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब इसका क्या मतलब है, ये दोनों चार्ज जो हैं ये Q1 Q2 है, चार्ज जो है या तो फोर, अभी हम सबसे पहले लेक्चर में ही पढ़े थे कि चार्ज या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे, तो पढ़े थे हम लोग कि लाइक चार्ज होंगे तो वो रिपल करेंगे और अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। हमें अभी मैग्नीट्यूड पे डील करना है, अभी हम जब वेक्टर फॉर्म में आएंगे तो उसके बारे में देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। तो इनका कहना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। लाइन ज्वाइनिंग क्या है, ये वाली लाइन है, दोनों चार्ज के बीच भाई लाइन यही है। तो अब आप अगर देखिए कि ये Q1 Q2 दोनों सेम चार्ज होंगे तो ये दोनों रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज के होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सिंपल। अच्छा, तो अब ये तो प्रोपोर्शनलिटी है, तो हमको क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ऐसे होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी तो हमें हटाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी जब हटाया गया तो एक कांस्टेंट आता है F इज इक्वल टू K
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जनरली यही है कूलम्ब्स लॉ इक्वेशन। अब जनरली क्यों बोला मैंने? जनरली इसलिए बोला है कि इसमें कई सारी एजम्पशंस हैं। पहली बात तो चलो, जो कूलम्ब्स लॉ है पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ये तो कूलम्ब ने ही बोल दिया था। और दूसरी बात, इसमें कहीं भी डायरेक्शन का, हमें कहीं भी डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। बट जो वैल्यू हमें, जो मैग्नीट्यूड अगर हमसे पूछा जाता है तो यही फार्मूला है उसका। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि भाई ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के ये जो के आया है, ये के क्या है? के एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि बदलने वाली। उसमें मतलब जनरली इस इक्वेशन में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो कैसे चेंज होती है, इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी। इसको परमिटिविटी या फ्री स्पेस बोल लीजिए। फ्री स्पेस इसलिए बोला जा रहा है कि कोई मीडियम अभी नहीं कहा गया है आपसे। मीडियम भी हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक जैसी कुछ चीजें नाम आएगा, अभी उस पर ध्यान मत दीजिए। अब डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। जैसे ही आप किसी मीडियम में डालते हैं तो ये वैल्यू, ये फार्मूला सेम रहेगा, बस ये के की जगह पे कुछ वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, वो हम वहां पे पढ़ेंगे। तो लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो के की वैल्यू क्या पढ़ेंगे हम, वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹। ठीक है। और अगर आप कहेंगे कि इसका यूनिट देखा जाए तो यूनिट देख लीजिए। यूनिट देखने के लिए क्या करेंगे आप, एफ की वैल्यू क्या है, एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन बराबर, ये इसमें हम सारी यूनिट्स रख रहे हैं। एफ न्यूटन बराबर के, क्यू क्या है, ये कूलॉम्ब है। दूसरे भी क्यू का क्या होगा यूनिट, कूलॉम्ब भी होगा। ध्यान से इसको सीखिएगा, अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो सारे इस तरीके से सारे फार्मूलाज के, सारे एंटिटीज की जो आप है यूनिट निकाल सकते हैं। अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है, मीटर है, मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, के कूलॉम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर। भाई एसआई यूनिट क्या है आर की, मीटर स्क्वायर। तो यहां से के की वैल्यू हम निकालते हैं। के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। आपको ये के की यूनिट ध्यान रखनी है। ये के की यूनिट क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर, यानी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो के है, इसको क्या है कि अब ये 9 × 10⁹ जो है, ये फार्मूला आया, मतलब ये वैल्यू आई कहां से? ये तो आपसे किसी ने आके बस ऐसे ही कह दिया है कि ये वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू 9 × 10⁹ आया कहां से, ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा हमें। ऐसे ही कुछ थोड़ी मान लेंगे हम। तो उसमें क्या है कि जब हम रखते हैं फार्मूला में, ये के बाद Q1 Q2 जो है, Q की वैल्यू हम 1 कूलॉम्ब रखते हैं और Q2 की वैल्यू 1 कूलॉम्ब रखते हैं, और R की वैल्यू R स्क्वायर 1 रखते हैं, 1 मीटर रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो वैल्यू आएगी आपकी, वो फोर्स की, जब मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब हमने किया क्या कि फोर्स की वैल्यू निकाली कब, फोर्स की वैल्यू कब निकाली, कि अभी हमें नहीं पता है। फोर्स की वैल्यू हमने निकाली Q1 जब था आपका 1 कूलॉम्ब, और Q2 भी था 1 कूलॉम्ब, अपॉन R जो था वो 1 मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर स्क्वायर था। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना, फोर्स की जो वैल्यू आती है, वो 9 × 10⁹ न्यूटन आती है। ध्यान समझिए इस बात को। के की वैल्यू हमने नहीं रखा है, ये Q1 Q2 जो है उसकी वैल्यू रखा और डिस्टेंस की वैल्यू रखा, इन दोनों के बीच में ये प्रोपोर्शनलिटी वाला ये फार्मूला देखिए। ये फार्मूला जो है यहाँ पे हमने के नहीं रखा है, केवल प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जो वैल्यू 1 कूलॉम्ब 1 स्क्वायर रखा रही, स्टैंडर्ड वैल्यू रखा। तो उस टाइम पे जो फोर्स की वैल्यू निकल के आई 9 × 10⁹ आई। तो अब जरा सोचिए, जो भी आप चार्ज रखोगे एक से ज्यादा या कम, वो मल्टीपल, अब ये इतना, ये जो वैल्यू आएगी 1, अब डिस्टेंस जो है 1 मीटर आपका स्टैंडर्ड हो गया, चार्ज जो हो गया 1 कूलॉम्ब स्टैंडर्ड हो गया। इसके मल्टीपल में ही होगा, भले ही वो पॉइंट में हो, चाहे बहुत ज्यादा हो, थाउजेंड्स हो या पॉइंट्स में हो, जो भी हो, वो 1 के मल्टीपल में ही होगा ना। 1 के मल्टीपल में जब होगा तो ये जो एफ की वैल्यू आई है, यही के बराबर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये 1, ये क्या है 1 है, ये भी 1 है, ये नीचे भी 1 है, तो ये सब कैंसिल होके 1 आ गया। इसको फिर से मैं समझा देता हूं अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, मतलब थोड़ा सा अगर इसमें ओवर राइटिंग होने की वजह से अगर दिक्कत हो रही है तो अब ये देखो,
ओवर राइटिंग होने की वजह से ये F है K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आप जरा अब रख के देखो कि ये Q की वैल्यू क्या है, ये K ऐसे ही रहने देते हैं, Q की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1 अपान आर स्क्वायर भी 1 स्क्वायर। ये सारी चीजें क्या हो गई, 1 हो गई। ये सारी चीजें 1 हो गई तो F की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, K के बराबर आ जाएगी। F की वैल्यू K के बराबर जो आ जाएगी, अब ये K जो आया एक्सपेरिमेंटली 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन। ये जो है इसी को हमने बोला कि भाई ये K की वैक्यूम के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। और आगे हमने इस K को जब इलेबोरेटली आगे पढ़ा तो इसमें इसको हम K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो है ना, ये एप्सिलॉन नॉट, अब ये K तो कुछ इसका हम केवल कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नाम दे सकते हैं इसको। अगर आप इसका नाम जानना चाहते हैं तो मैं नाम लिख देता हूं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसको बोल दे रहे हैं। और ये जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है इसलिए फ्री स्पेस बोल रहे हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसका जो वैल्यू आता है ये आपको ये याद करना पड़ेगा 8, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो आपको वो चीज याद करनी पड़ेगी। अब उसके बाद देखते हैं कि भाई इसका जो यूनिट है, K का यूनिट तो हमने देख लिया था। K की यूनिट यहां से क्या लिखा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर निकल के आया था। जो हमने फाइंड किया था K की यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर है। अब उसी तरीके से हमें इसकी वैल्यू देख लीजिए, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 के पावर -12। अब यूनिट की बात अगर आती है तो यहाँ पे रख लो आप वैल्यू। K क्या था, K की वैल्यू क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब तो कांस्टेंट है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी कोई यूनिट थोड़ी है, तो नंबर है। ये नंबर है तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट आ जाएगा कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि K का जो इनवर्स होगा वही होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सिंपल है। अब आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई। डेफिनेशन भी जो थी यही कह रही थी कि फोर्स क्या है कि वेरी इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये हो गया स्क्वायर डिस्टेंस के, एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यहाँ पे प्लस माइनस कभी बात नहीं हुआ है। एंड एक्टेड अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अब लाइन ज्वाइनिंग जो ये दोनों के बीच का जो दोनों चार्जेस को कंबाइन करने वाली जो लाइन होगी, ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, उसी पे या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन, ये चीज है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का। और ये कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज किया जा सकता है, भाई अगर चार्जेस हैं तो उसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन है इसका मतलब वेक्टर आएगा। तो आप ऐसा करिए कि इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि जब अभी तो हमने देख लिया कि केवल मैग्नीट्यूड के बारे में हम देख रहे थे, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव या डायरेक्शन की बात नहीं हो रही थी। तो डायरेक्शन तो जनरली अगर पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाए तो दो चीजें हो सकती हैं, 2-3 चीजें, जैसे Q1 जो है और ये Q2 है। तो आप देखिए Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव हो। अगर दोनों ही पॉजिटिव हो रहे हैं तो वैल्यू हम किससे निकाल लेंगे, इससे, कि Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो सीधी सी बात है, लाइक चार्जेस हैं तो रिपल करेंगे। तो रिपल करने का मतलब क्या है कि ये Q1 है, ये Q2 है, Q1 Q2 इन दोनों के बीच, तो ये इसको इधर रिपल करेगा, धक्का देगा, इधर देगा, तो फोर्स जो लगेगा ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब Q1 Q2 क्या है, कोई एक पॉजिटिव हो जाए, कोई एक निगेटिव हो जाए, या तो Q1 पॉजिटिव हो जाए और ये निगेटिव हो जाए, या तो ये निगेटिव, Q1 नेगेटिव और Q2 पॉजिटिव। ये दोनों क्या करेंगे, अगर ऐसा होता है तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे।
अभी तो लास्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि या दोनों ही नेगेटिव हो जाए, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे तो भी रिपल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का क्या है, ये कंडीशंस में कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जनरली आपको बस क्या है कि मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला यूज करना है और डायरेक्शन उससे बता देना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, अब थोड़ी चीज आती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन तब आती है जब इसमें वेक्टर फॉर्म में पूछने लगता है आपसे, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि अब वो जो है आपसे किसी डायरेक्शन के साथ साथ उसमें क्या है, किसी एक डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू पूछना शुरू करेगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपसे कह दिया गया कि दो चार्ज हैं, दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये 1 है ये 2 है, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, इसका वैल्यू है Q1, ये Q2, मतलब इसमें चार्ज जो है Q1 है, इसमें चार्ज जो है Q2 है। तो आपसे कह रहा है कि आप फोर्स की वैल्यू बताओ किस पे, 2 पे, इस वाले, ये जो दूसरा Q2 है, ये Q2 वाला जो स्फीयर है, इस पे फोर्स की वैल्यू बतानी है किसके थ्रू, सॉरी किसके विथ रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, यानी Q1 के रिस्पेक्ट में आपसे वैल्यू, फोर्स की वैल्यू बतानी है। फोर्स ऑन 2, यहाँ पे 1 2 में लिख देता हूं, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए लिखने का जो तरीका होता है इसमें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। जैसे आपसे कुछ भी लिख दिया जाए, RAB, ऐसे वेक्टर फॉर्म में RAB लिख दिया जाए, इसका क्या मतलब होता है, इसको पढ़ना सीख लीजिए आप। R वेक्टर में AB, इसका मतलब होता है ये है पोजीशन। R का मतलब क्या है वेक्टर में, हम पोजीशन, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, बस हम रिवाइज करवा रहे हैं इसको कि R का मतलब होता है पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब कि जो पहले होता है, जो पहले है उसकी पोजीशन निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, बाद वाले के रिस्पेक्ट में। पहले वाले की पोजीशन निकालनी है बाद वाले के रिस्पेक्ट में, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। इसका मतलब होता है, इसको जब हम इलेबोरेटली लिखते हैं तो इसको लिखते हैं वेक्टर, यानी पोजीशन ऑफ A माइनस RB जी। अभी आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे। अब ये समझने के लिए आपको रिलेटिव मोशन पढ़ना पड़ेगा, बट मैं जल्दी से समझा देता हूं कि ये क्या है कि जब हम किसी भी दो चीजों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखते हैं तो यही वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब ये चीज पोजीशन के लिए ही नहीं है, अगर हम आपसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब समझिए, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसको पढ़ना समझ गए आप, क्योंकि v का साइन लगाया, वेक्टर v का साइन लगाया हमने और पहले 1 लिखा फिर बाद में 2 लिखा। तो वेलोसिटी ऑफ 1 किसके रिस्पेक्ट में, 2 वाले के रिस्पेक्ट में। तो इसको इलेबोरेट करके कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी, ठीक, बस यही चीज समझना था। अब उसको उल्टा भी कर सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर कोई लिख दे तो कुछ नहीं है भाई, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ 2 पहले लिखेंगे और माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 बाद में लिखेंगे। बस ऐसे ही ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पहले लिखा है उसको यहाँ पे पहले लिखेंगे और बाद में यहाँ पे 1 लिखा है तो वहां पे 1 लिखेंगे। सिंपल है ये, ठीक है। अब देखिए जरा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये इसके नेगेटिव में आएगी क्या, फिर से ध्यान से समझिए, V1 माइनस V2 है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो V2 माइनस V1 के उल्टा नहीं आएगी। यानी कि हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, V12 इज इक्वल टू माइनस V21। भाई अगर आप V1 का कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए और V1 की वैल्यू को पुट करने के बाद V2 से माइनस करिए, तो जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर हम आपको एग्जांपल, जल्दी से एक एग्जांपल अगर समझाएं तो क्या है कि V2 की वैल्यू मान लीजिए, सॉरी V1 की वैल्यू मान लीजिए 3 है, V2 की वैल्यू मान लीजिए 4 है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। V1 की वैल्यू क्या है 3, माइनस 4 करिए क्या आ जाएगा, -1, ठीक। अब V2 माइनस V1 करिए, इसको 4 माइनस 1 करिए, ये 1। ये क्या कोई रिलेशन समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे ये वाला रिलेशन है भाई। V12 यानी वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कितना आ रहा था, -1 आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी V12 जो है वो बराबर है -V21, ठीक। अब ये मुझे लगता है कि मैंने आधा रिलेटिव मोशन समझा दिया इसमें। तो आगे इसी पे हम आते हैं कि वेक्टर फॉर्म में जब हम कूलॉम लॉ निकालते हैं तो वो भी चीज वैसे ही है कि आपसे पूछ लेगा कि जो फोर्स है, फोर्स बताओ आप चार्ज पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2,
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये जो फार्मूला है ये सिंपल ऐसे ही आएगा, K Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर। देखिए, क्योंकि फोर्स 1-2 का पूछा है तो आपको पोजीशन भी उन दोनों के बीच में ही रखनी है। फोर्स पूछा गया है चार्ज 1 पे विथ रिस्पेक्ट टू 2 के, यानी इस पे फोर्स पूछा गया है इसके द्वारा। इसका मतलब है कि पोजीशन भी आपको 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 रखनी है। अब चूंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में हम इनटू कर देते हैं डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन का कौन सा वेक्टर, वेक्टर तो इसीलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, R12 में बस लगा देंगे कैप, R12 कैप, सिंपल। वैसे ही अगर आपसे ये पूछ लेता है कि F इक्वल टू F21 बताओ, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसके लिए क्या करेंगे, K Q1 Q2 अपान R21, इसका मॉड लेंगे, स्क्वायर सेम है। बस इसमें चेंज क्या करना है कि यहाँ फोर्स जिस पे पहले पूछा गया है जिसके द्वारा, सेम वही पैटर्न आपको पोजीशन में फॉलो करना है। फोर्स अगर दूसरे पे पूछा गया है तो पोजीशन भी दूसरे से ही निकालनी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू R21, सिंपल। तो आप इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म है, इसको आप नोट करिए। और उसके बाद आगे क्या करते हैं हम कि इसमें न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल के बारे में हम देखते हैं, पहले आप इसको इतना नोट करें। तो हम आते हैं, अगला टॉपिक जो है वही है वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उस पे हमें कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इक्वेशन ये जो हमने बनाया कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, F21 किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान 2 और कैप में वेक्टर कैप है 2-1, यानी डायरेक्शन दिखा रहा है वो। इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई बार उसका जिक्र हुआ है। तो पहला पॉइंट ये है कि इक्वेशन ए वैलिड फॉर एनी साइन ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। कुछ नया नहीं है, सब पढ़ चुके हैं हम। मतलब Q1 Q2 अगर पॉजिटिव नेगेटिव था, हम चार ऑप्शन बनते थे, या तो Q1 Q2 पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो, या किसी कोई एक पॉजिटिव नेगेटिव हो। तो वो करने पे क्या आएगा, इस पे जो भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा और उसके बाद आप डायरेक्शन यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। तो पहला पॉइंट ये एनसीईआरटी में दिया है कि भाई ये जो वेक्टर फॉर्म वाला फार्मूला है ये सबके लिए वैलिड है। मतलब जो मैग्नीट्यूड वाला केवल था जिसमें ये कैप नहीं लगता था, वो तो डायरेक्शन बता ना पाता, केवल मैग्नीट्यूड बता पाता। तो इसलिए ये वाला फार्मूला सबके लिए वैलिड है। आपका चार्ज चाहे जो भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ठीक, या पोजीशन चाहे जो भी हो। अब दूसरा पॉइंट आता है कि द फोर्स 1-2 ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय सिंपल इंटरचेंजिंग 1 and 2। यानी कि अगर आप ये फोर्स पहले क्या निकाल रहे हैं, आप फोर्स निकाल रहे हैं 2 पे विथ रिस्पेक्ट टू 1। अभी हम जब पिछले वाली स्लाइड में जब हमने पढ़ाई किया तो उसमें क्या था कि फोर्स ऑन 2-1 जो है, इसको निकालने के लिए आप क्या करना है, पोजीशन 2-1 रखना है और आर कैप जो है 2-1 करना है। अब आपको क्या करना है कि फोर्स 1-2 निकालना है। ये देखिए यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू यहाँ पे देगा, ये फोर्स 1-2 ये जो हो जाएगा माइनस है, सिंपल इंटरचेंज कर देना है, बस आपको माइनस की वैल्यू लगा देनी है, 2-1 कर देना है। तो ये क्या कर देगा, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि इक्वल और अपोजिट है। ध्यान से अगर देखें आप इसको तो क्या है कि फोर्स 1-2 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो फोर्स 2-1 के बराबर है, बस उसमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है कि फोर्स अगर ये राइट साइड में लग रहा है तो वो लेफ्ट साइड में लगेगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो बस उसी को बोलेंगे कूलॉम्स लॉ एग्री विथ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था, न्यूटन्स थर्ड लॉ यही था ना, एक्शन रिएक्शन। मतलब आप जिस किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं या कोई बॉडी आप पे फोर्स लगाती है तो आप लगाएंगे जितना उतना ही वो उल्टा आप पे लगाएगी। जैसे हम अर्थ पे जितना फोर्स लगाते हैं अर्थ हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है। तो सेम चीज इसमें भी है कि ये जो आप फोर्स 1-2 जो है वो अपोजिट है फोर्स 2-1 के, बस साइन उल्टा हो गया। ये दूसरा पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप एनसीईआरटी में इसको मार्क कर सकते हैं। और तीसरा जो है एप्सिलॉन नॉट, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम जो है 8.85 × 10⁻⁻12 है, लेकिन ये वैक्यूम के लिए है। बस ध्यान देना है कि आगे जब हम पढ़ेंगे
इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें अलग होती हैं। फॉर मैटर इन मीडियम, अगर वैक्यूम के अलावा कोई भी मैटर आता है मीडियम में, एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, चाहे जहां भी आप चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो वहां पे अगर फोर्स निकालते हैं तो वहां पे चीजें बदल जाएंगी, थिंग्स विल डिफरेंट। अब क्या बदलेंगी ये हम वहां पे देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, अभी इस चैप्टर में आपको यहीं तक याद रखना। तो ठीक है, लेक्चर आप इसको ध्यान से देखिए, इसका नोट्स बनाइए। हम गुलाम सलाह पढ़ चुके हैं, फोर्स के बारे में जितना कुछ जानना था हमें आपके बोर्ड लेवल पे पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। अब हाँ, बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो आपके लिए जरूरी न्यूमेरिकल्स हैं, हम अगले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल्स का सेपरेट लेक्चर बनाने वाले हैं, उसको जरूर देखिएगा। यहाँ तक इसको नोट करिए, उसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।